न्यूज इंडिया देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और आज हेल्दी इंडिया के इस प्रोग्राम में टॉपिक जो हमने चुना है ये है पीसीओडी और पीसीओएस। इसको लेकर के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस महिलाओं में होते हैं और ये बीमारी महिलाओं से ही जुड़ी हुई है और इस वजह से आज फीमेल स्पेशल ये एपिसोड हम लेकर के आए हैं। और इसमें अगर जिन महिलाओं को भी कई मिसकंसेप्शंस है कि आखिर पीसीओडी पीसीओएस क्या होता है, इसका इलाज का संभव है या नहीं है, या फिर अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल इस टॉपिक से जुड़े हुए चल रहे हैं और जिसके बारे में आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ करना इतना होगा कि आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे होंगे, उन नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए और फिर आप हमें कॉल कीजिएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पूरा पैनल जुड़ा हुआ है और वही डॉक्टर्स आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चेकअप की जरूरत आपको कब होती है और फिर आपको कौन कौन से डाइट्स का भी पालन करना होगा, किसे पूरी तरीके से अवॉइड करना होगा। तो तमाम जानकारी हम हासिल करेंगे, हर एक एंगल से इस टॉपिक को लेकर के हम सवाल डॉक्टर से पूछेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत करें इससे पहले आपको दिखा देते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। पीसीओडी या पीसीओएस ओवरी की बीमारी का नाम है। ये एक ऐसी स्थिति है जो महिलाओं के अंडाशय को प्रभावित करती है, जो प्रजनन अंग है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का उत्पादन करते हैं, जो पीरियड्स को रेगुलर करने में मदद करते हैं और साथ ही कुछ मात्रा में इनहिबिन, रिलैक्सिन और एंड्रोजन नामक पुरुष हार्मोन का उत्पादन भी करते हैं। दरअसल ओवरी का एक ही काम होता है, अंडा बनाना। नॉर्मल स्थिति में 28 दिन का पीरियड साइकिल होता है। इसमें ओवरी में अंडा बनता है। जब यही अंडा फर्टिलाइज नहीं होता तो पीरियड के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। जब एक अंडे के बदले बहुत सारे अंडे बनने शुरू हो जाते हैं तो एक भी अंडा ठीक से डेवलप नहीं हो पाता। इन अंडर डेवलप्ड अंडों को सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं। इसी वजह से इस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, यानी ओवरी में बहुत सारे सिस्ट वाली बीमारी। दुनिया में लगभग 10% महिलाएं जो पीसीओडी या पीसीओएस से पीड़ित हैं। पीसीओडी की तुलना में पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में सामान्य से ज्यादा पुरुष हार्मोन बनते हैं। इस हार्मोन असंतुलन के कारण उन्हें मासिक धर्म नहीं आता और उनके लिए गर्भवती होना मुश्किल हो जाता है। पीरियड्स का समय पर न होना, बांझपन या कंसीव करने में समस्या, प्रेगनेंसी में अधिक कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना, मिसकैरेज का खतरा बरकरार रहना, मस्क्यूलिनिंग हार्मोन का उच्च स्तर, मुहासे, वजन तेजी से बढ़ना, शरीर और चेहरे पर ज्यादा बाल आना, बालों का झड़ना, त्वचा का काला पड़ना, मूड स्विंग्स या डिप्रेशन की स्थिति। ये तो बात की हमने लक्षणों की, लेकिन कुछ लोग जहां पीसीओडी और पीसीओएस को एक ही मानते हैं, तो कुछ महिलाओं का मानना है कि दोनों के बीच मामूली अंतर जरूर होता है। और आज हम हेल्दी इंडिया में डॉक्टर से ही जानेंगे पीसीओडी और पीसीओएस में क्या कोई अंतर होता है या नहीं। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या पीसीओडी या पीसीओएस का जड़ से इलाज है। ऐसे में पीड़ित महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानेंगे। न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट।
तो आपने रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन अब मैं आपको एक एक करके अपने डॉक्टर से भी तारुफ करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर नीति विजय जी हमारे साथ मौजूद है, गायनेकोलॉजिस्ट है आप, आईवीएफ एक्सपर्ट भी है। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीति आपका न्यूज़ इंडिया पर। डॉक्टर संगीता शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त सीनियर कंसल्टेंट है आप, गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है आप। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और ममता पटनायक जी हमारे साथ डॉक्टर मौजूद है इस वक्त स्टूडियो में, सीनियर कंसल्टेंट और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट है आप, फोर्टिस हॉस्पिटल से। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। तो हमारे साथ और भी 2 डॉक्टर्स आगे कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। और सबसे पहले देखिए, हम जब इस प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं तो हम आप इससे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हर सैटरडे संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, यानी 1 घंटे का हमारा ये शो लाइव चलता है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पर कॉल करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और डॉक्टर से अपने सवालों को जवाब ले सकते हैं। सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर नीति आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा है कि पीसीओडी या फिर पीसीओएस जब हम जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो महिलाएं इसी बात को लेकर कंफ्यूज होती है कि क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। तो प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल क्वेश्चन, बिकॉज इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि पीसीओडी क्या है और पीसीओएस क्या है। सो जब पीसीओडी हम कहते हैं, इट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। ओवेरियन डिजीज़ मतलब आपकी ओवरीज बहुत ज़्यादा इमेच्योर या पार्शली मेच्योर एग्स प्रोड्यूस करती हैं एंड वो आपकी ओवरी को फिल कर देते हैं एंड दैट्स हाउ आपकी ओवरीज एनलार्ज हो जाती हैं और अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जैसे दिखती हैं। इसकी वजह से काफ़ी हार्मोन्स भी इम्बैलेंस हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स और हेयर ग्रोथ्स एट्सेट्रा हो जाती है। रिमेंबर, ये लाइफस्टाइल से चेंज हो सकता है। जब मैं पीसीओएस की बात करती हूँ, दैट मीन्स इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, यानी कि इसमें अलॉन्ग विद द पॉलीसिस्टिक ओवरीज एक रिस्क रहता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, लाइक डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया, हाई लिपिड्स और आगे चल के कभी कभी यूट्राइन कैंसर्स, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन सब की परेशानियाँ आ जाती हैं। सो ठीक है, डॉक्टर नीति ने तो अब आपको ये बता दिया कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या डिफरेंस है, लेकिन अब हम डॉक्टर संगीता से भी ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर संगीता, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम बात जब पीसीओडी या पीसीओएस की कर रहे हैं, तो ऐसे में एक और जो कन्फ्यूजन लोगों में होता है, महिलाओं में खास तौर पर, कि वो इस सिचुएशन को कैसे समझे, वो इसे वेरीफाई कैसे करेंगे कि उन्हें पीसीओडी है या पीसीओएस है, क्योंकि कई ऐसे लक्षण बताए जाते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, तो वो डिफरेंट खुद से कैसे महसूस कर पाए? देखिए, पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, बट उनको डिफ्रेंशिएट करने से ज़्यादा हमें ज़रूरी होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, बिकॉज जो सिम्टम्स आ रहे हैं हमें उन्हें ट्रीट करने की ज़रूरत है। अगर किसी के अल्ट्रासाउंड में एक पीसीओडी आ गया है तो उसको सीधे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, बट उसे अलर्ट रहना है कि पीसीओडी होने की वजह से उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई रखना होगा, अदरवाइज उसे सिम्टम्स आने शुरू हो सकते हैं। हमेशा जब भी अल्ट्रासाउंड में अगर पीसीओडी आ गया है तो ऐसे में आप कुछ हार्मोनल टेस्ट्स वगैरह करते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स और प्रॉब्लम्स को जानते हैं, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि आगे चल के भी ये प्रॉब्लम कर सकता है कि नहीं, मेंटेन कैसे करना है और दोनों में डिफरेंस है या फिर सिर्फ पीसीओडी पेशेंट को आ रहा है। जी ठीक है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर निधि अग्रवाल भी जुड़ चुकी है, सीनियर कंसल्टेंट है आप, ओबीएस एंड गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं आप। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया पर। तो अब डॉक्टर निधि और हमारे साथ अभी जुड़ी हैं। फिलहाल मैं एक बार डॉक्टर ममता का भी रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर ममता, देखिए सवाल, क्योंकि हमने अब तक ये जाना कि पीसीओएस या पीसीओडी क्या होता है, हमने ये भी समझा कि अगर हम इसके वेरिएशंस को समझना चाहें तो वो कैसे समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी कई बार महिलाओं में चलता है कि एक मिसकंसेप्शन है या ये वाकई रियलिटी है, ये मैं जानना चाहूँगी। कहते हैं कि अगर पीसीओडी या पीसीओएस से कोई भी महिलाएं डील कर रही होती हैं तो उन्हें इनफर्टिलिटी का सामना 100% करना पड़ता है, क्या ये सच है? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, एक्चुअली ये मिथ है। सो हाँ, डिफ़िकल्टी थोड़ा सा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है। काफ़ी बार हमें पीसीओडी होता है एंड प्रेगनेंसी भी बहुत स्पॉन्टेनियसली कंसेप्शन होती है। एंड पीसीओडी इज़ नॉट एक्चुअली डिजीज़, ये जस्ट एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वाली डिजीज़ है, जिसमें आपकी वेट रिडक्शन आप करते हो 5% 10%, उसमें आपकी कंसेप्शन रेट भी बहुत अच्छा होता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि हम आपको ये कहते हैं कि हम इनफर्टिलिटी मतलब पीसीओडी जो होते हैं, जो पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो टिपिकल डर के हुए आते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी होगा कि नहीं। एंड इसके लिए ट्रीटमेंट्स भी है, बाई चांस उनको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी पास काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ही हम उसको पहले देते हैं, तो उसमें ट्रीटमेंट भी बहुत ईजीली हो जाती है।
इट्स नॉट कि पीसीओडी में आपको कंसेप्शन नहीं होता। ठीक है डॉक्टर निधि, अब अगला सवाल आपसे रहेगा। हाँ जी। तो जिस तरीके से देखिए हम जिक्र कर रहे हैं पीसीओडी या पीसीओएस का, इसमें ये कहा जाता है कि जब एग पूरी तरीके से फर्टिलाइज नहीं होते हैं और बहुत सारे एग्स एक साथ ही फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है महिलाओं में। लेकिन क्या इसमें भी हम ये मान सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये हर महिला को हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को हो गया तो इसका जड़ से इलाज नहीं है, क्या ट्रीटमेंट है या नहीं है? देखिए, जैसे अभी बात करी गई कि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिजीज है, तो ये समझना जरूरी है कि पीसीओडी एक स्पेक्ट्रम है। इसमें एक शुरुआती स्टेज है, फिर एक बढ़ता हुआ स्टेज है और एक काफी क्रॉनिक स्टेज है। तो हम इस डिजीज में कहाँ हैं उसके हिसाब से हमारे सिम्टम्स हैं, उसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट है। और पीसीओडी ऐसी चीज है जो रहती है, इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि आप ये दवाई खाइए 1 महीने और आपकी बीमारी अब कभी नहीं आएगी। जब भी आप लाइफस्टाइल में स्लैक करेंगे, जब भी आपका डाइट, आपका स्ट्रेस लेवल, एक्सरसाइज रूटीन गड़बड़ होगा, तो ये सिम्टम्स वापस लौट के आएंगे। तो इसीलिए ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सिम्टम बेस्ड है। अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं है। जस्ट इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। मगर अगर पीरियड्स में इरेगुलरिटी है तो वहां उसका अलग ट्रीटमेंट है। अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं तो उसका बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट है। अगर आपको एक्ने है तो उसके लिए इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है। अगर सिर्फ हेयर फॉल है, अगर कई बार आपको डिप्रेशन इश्यूज भी होते हैं तो फिर उसका अलग काउंसलिंग और ट्रीटमेंट है। सो इट इज ऑल सिम्टोमेटिक एंड आप पीसीओडी में कहाँ हैं उस स्पेक्ट्रम में, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है डॉक्टर निधि, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन डॉक्टर निधि मैं आपसे एक और क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करना चाहूँगी। जैसे आपने डिफरेंस तो हमें बता दिया, डॉक्टर नीति से अगला सवाल है। तो डॉक्टर मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हमने अक्सर ये नोटिस किया है कि कई फीमेल्स ये कहती हैं कि उन्हें इश्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो रहा है उनके फेस पे या फिर पीठ पे, और साथ ही साथ उनकी ये भी शिकायत होती है कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि एक्ने प्रोन हो जाती है उनकी स्किन। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, पीसीओडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और मेल हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। मेल हार्मोन्स बढ़ने की वजह से फेस पे पिंपल्स आना, चेहरे पे बाल आना, बैक में बाल आना, हेयर फॉल होना, ये सब कॉमन रहता है। ऑल्सो देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेल हार्मोन अगेन इंक्रीज होता है, सेकेंडरी टू ये सारे सिम्टम्स आते हैं। सो व्हाट is actually happening is it is affecting the quality of life of that female. वो डिप्रेशन में चली जाती है, बुली होती है। So my request to all of them is कि at least take cosmetic treatments for all this because all these treatments are available. क्योंकि ये hormonal changes हैं, hormonal treatments are also available and cosmetic treatments are also available to improve your self-esteem and confidence. तो इसका मतलब डॉक्टर आप ये कहना चाह रही हैं कि ये आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं स्किन प्रॉब्लम्स के लिए, तो वो भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप पीसीओडी की वजह से ही सिर्फ आप किसी गायने के पास जाए। सी देखिए, इफ़ इट इज़ ओनली हिर्सुटिज्म तो देन लेज़र थेरेपी इज़ वेरी गुड। देयर आर सर्टेन क्रीम्स ऑल्सो अवेलेबल। बट अगर एक्ने आ रहा है देन वी हैव टू करेक्ट द हॉर्मोन्स एंड सम लोकल ट्रीटमेंट्स। सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन इज देयर। मैं एक मैसेज पब्लिक को देना चाहती हूँ, जो भी यंग गर्ल्स एडोलेसेंट्स हैं 12 to 19 ईयर्स ओल्ड, अकॉर्डिंग टू एन इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो अभी 2023 में रिलीज हुई हैं, अल्ट्रासाउंड में अगर पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज आया है खाली तो प्लीज़ ना घबराएं बिकॉज यू आर नॉट अ पीसीओडी देन। लेकिन अगर आपको इरेगुलर साइकिल्स है या मेल हार्मोन इंक्रीज होने वाली क्लिनिकल सिम्टम्स हैं देन येस यू आर एट रिस्क फॉर पीसीओ। लेकिन अल्ट्रासाउंड बेसिस पे आप डायग्नोसिस नहीं कर सकते। सो दीज आर वेरी कॉमन कंसर्न अमंग द एडोलेसेंट्स एंड इस चीज़ को लेके वो बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ जाती हैं। तो माई एडवाइज इज नॉट टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, अगला सवाल डॉक्टर संगीता आपसे रहेगा, क्योंकि हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि पीसीओडी पीसीओएस जो पहले से ही महिलाएं झेल रही हैं और ये डिजीज़ उनके पास है, तो ऐसे में लेकिन उनके साथ साथ और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं उनकी बॉडी में। लेकिन क्या इसे करेक्शन वाया डाइट भी किया जा सकता है, और अगर हाँ तो फिर इसके लिए मैं आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि डाइट में क्या कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिले? देखिए, पीसीओडी का मेन ट्रीटमेंट ही अगर हम बोलेंगे तो वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट मॉडिफिकेशन। अगर आप अनहेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें हाई प्रोटीन लो कार्ब डाइट होगी, मोर ऑफ फाइबर्स आप उसमें ऐड करेंगे, तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में
विथ एक्सरसाइज एंड ऑल वेट लॉस आपका होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो डेवलप हो रहा है, अगर आप अच्छे से प्रोटीन्स ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम ले रहे हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होने लगता है, जिससे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो अपने आप बैलेंस होने लगता है। और बहुत बार आपको कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो पीसीओडी के सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो रिजॉल्व होने लगता है। इसीलिए जब तक आप ये मेंटेन करेंगे वो कंट्रोल में रहेंगे। जहाँ आप अपनी डाइट में थोड़े से भी चेंजेस ले आएंगे कि फास्ट फूड खाने लगेंगे या अनहेल्दी फूड, स्पेशली बेकरी प्रोडक्ट्स जो बेक होके आते हैं या जो प्रोडक्ट्स जिनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो हमारे पैक्ड फूड्स हैं, अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो रिजॉल्व और कंट्रोल में रहेंगी। ठीक है। और साथ ही क्या ऐसा भी होता है डॉक्टर संगीता, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर एक ही बार आपने तेल यूज़ किया हुआ उसे आप रिपीटेड मोड पे यूज़ करें, उसमें भी अगर कोई आप खाना ऐसा बनाते हैं तो वो भी आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी बॉडी को करती है, आपकी स्किन को इम्पैक्ट करती है। बहुत स्पाइसी अगर आप कुछ खा रहे तो भी आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करती है। ये भी एक रीज़न हो सकता है, इसे अवॉइड करना चाहिए। एज आई सेड कि हेल्दी फूड की तरफ आपको आना है। आप जब भी ऑयली या फ्राइड चीज़ें खाते हैं, बहुत मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, ये सब अनहेल्दी फूड्स में आता है। तो अगर आप ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादातर फ्राइड चीज़ों में मैदे होते हैं या मसाले होते हैं, जब भी आप अनहेल्दी खाना खाएंगे तो आपके सिम्टम्स भी वर्स करेंगे। सिर्फ इसी के लिए भी नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अनहेल्दी फूड ठीक नहीं रहता है। आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, नॉट ओनली पीसीओडी, जब आप पेरीमेनोपॉजल स्टेज में होते हैं, जब आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उस समय पे भी जो आपके सिम्टम्स आ रहे होते हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे अगर आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। तो फ्राइड चीज़ें, पैक्ड और प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें, आपका बेकरी प्रोडक्ट्स, आपके जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, वो सब आपको अवॉइड करने हैं। आपको हेल्दी खाने की तरफ आना है, मोर ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स अपनी डाइट में लाना है ताकि फाइबर भी अच्छे से जाए और आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले। और उसके साथ में एक हेल्दी डाइट के साथ में रेगुलर एक्सरसाइजेज इज़ अ मस्ट। सिर्फ डाइट फॉलो करने से पीसीओडी कंट्रोल में नहीं आएगा, आपको अपना वेट मैनेजमेंट भी देखना है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी चाहिए, तो आपको एक्सरसाइज एंड डाइट दोनों ही कॉम्बो में रखना पड़ेगा। ठीक है। अगला सवाल डॉक्टर ममता आपसे मैं करना चाहूँगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और आज की सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स भी अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, स्मोक करती हैं। ऐसे में जिन्हें पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है, क्या उन महिलाओं के लिए आप ये सजेस्ट करेंगे कि अगर वो कभी भी ऐसा कोई उनका मूड होता है या कहीं पार्टी में वो जा रही हैं तो कभी कभार ठीक है या पूरी तरीके से अवॉइड कर दें? ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली कंटेंट्स 4 पार्ट्स। फर्स्ट इज़ एक्सरसाइज, जैसे डॉक्टर संगीता ने बताया। सेकंड इज़ एक्चुअली स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में हमारी काफ़ी सारा हार्मोन जो होती है, जैसे एड्रेनलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, दीज हार्मोन्स रिलीजेस। सो ये सारे हार्मोन आपकी नॉर्मल फीमेल हार्मोन को और सप्रेस कर देता है। जैसे पहले हमारी मम्मी वगैरह या हमारी नानी वगैरह के पास ना बड़े बड़े घर होते थे, बहुत ज़्यादा काम करनी होती थी, उनके पास कामबल ही नहीं होता था। सो दीज आर दी थिंग्स जिसमें उनको एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली होता था, तो नॉर्मल हार्मोन्स ऑटोमेटिकली रिलीज होते थे। सो नाउ डेज हमारे पास वो सारे नहीं है, तो हमारे लिए इसलिए एक्सरसाइज नहीं होता, तो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सेकंड, स्ट्रेस में आपकी जो सारे और हार्मोन्स है वो सारे नॉर्मल फीमेल हार्मोन सप्रेस हो गए, तो मेल हार्मोन और रिलीज होंगे। एंड उसके साथ हम अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये सारे ऐड करते हैं, तो दीज आर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आपको और सप्रेस करता है। एंड अल्कोहल एंड स्मोकिंग ये जो है ये ऐसे अदरवाइज ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो इफ I want to do reduction in weight and also reduction in my lifestyle modification I am doing, then मैं उसको और ज़्यादा ऐड करूँगी तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं है। बट फिर भी कभी कभार लिया तो कोई पूछा तो हम कहते हैं हाँ ठीक है ले सकते हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड वाई अल्कोहल इज़ नो, बिकॉज उसमें कैलोरी ज़्यादा है। तो आप जैसे आप लेते हैं तो आप खाली पेट लेंगे तो आपको एसिडिटी होगा, एंड खाना खा के लेंगे तो आपने कैलोरी ज़्यादा कंज्यूम करा। तो दीज आर दी थिंग्स। एंड स्मोकिंग तो एनी वे इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन। एंड थर्ड फैक्टर इज़ एक्चुअली रेस्ट। नाउअडेज क्या होता है, रात को हम लोग काफ़ी बार मूवी देख रहे हैं या नेटफ्लिक्स आ गया उसमें सब कुछ देखते हैं, तो हमारी रात की नींद अच्छी नहीं होती। सो उसमें क्या होती है, हमारी जो नॉर्मल हार्मोन्स होते हैं दे आर नॉक्टर्नल हार्मोन्स, दे रिलीज फ्रॉम रात की 12 बजे से 3 बजे तक। तो हम वो रात की हार्मोन्स ने रिलीज़ किया, तो मुझे भी उसमें और हार्मोन्स मेरी सप्रेस हो गई। तो इसलिए देखोगे जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी करते हैं ऐसा नहीं है कि वो बैठ के खाते रहते हैं, लेकिन उनकी हार्मोन्स ऐसे रिलीज़ नहीं होते नॉर्मल नंबर, दैट्स वाई दे बिकम पीसीओडी। फोर्थ इज आपकी न्यूट्रिशन। जैसे डॉक्टर संगीता ने बताया कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू मॉडिफाई।
उसमें आपको फ्रूट्स भी ऐड करनी है, फाइबर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड करनी है। एंड एवरी डे यू ट्राई टू हैव 2 फ्रूट्स एंड 3 वेजिटेबल्स एंड 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन फॉर लेडीज़। तो 50 ग्राम बहुत ज़्यादा होती है। So that means कि you need to have sprouts also, you need to have उबले हुए चने, egg whites and also all the जैसे pulses, तो उसमें आपकी high protein and high protein, high fiber, less carbon, less fat diet. So this is how. So alcohol कभी कभार लेना ठीक है, बट एज ए डॉक्टर आप पूछोगे तो मैं तो मना ही कर दूंगी। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौट रही हूँ। एक कॉलर हमारे साथ उज्जैन से सकीना जी जुड़ चुकी है। सकीना जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी सकीना जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? हाँ जी, प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रही है बच्चे को और उसके पीरियड रेगुलर नहीं रहते। ठीक है, बच्चे के पीरियड रेगुलर नहीं रहती है और उसको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ठीक है सकीना जी, आप कॉल पे तो रहिएगा। दिखाने जाते हैं तो 28-28 दिन की कोई टैबलेट्स दे देते हैं और जब वो टैबलेट्स बंद होती है तब पीरियड्स आते हैं और उसके बाद पीरियड्स रुक जाते हैं। और अगर टैबलेट्स बंद तो आप कॉल पे बने रहिएगा। मैं आपका सवाल डॉक्टर निधि आपसे लेना चाहूंगी, आप इस सवाल का जवाब देना चाहेंगी? हाँ जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि डॉटर की एज कितनी है? वो अपनी डॉटर के बारे में बता रही है, उनकी क्या उम्र होगी अभी? 16 इयर्स की है और थोड़े थोड़े दिन में उसको लोअर बेली के इधर और लोअर पोर्शन में बड़ा सा फोड़ा जैसा भी होने लगता है। 15 years, right? So 15-16 years अभी मतलब आपको पीरियड स्टार्ट हुए प्रोबेबली 2-3 साल हुए होंगे। I think there's some problem with the सकीना जी voice. प्लीज टीवी Anyways, सेट का मैं- वॉल्यूम कम रखिएगा और आप कॉल पर जवाब दीजिए, डॉक्टर आपको सुन रहे हैं। एनीवेज लेट मी जस्ट आंसर हर। ऐसा होता है कि जब आपके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं तो पहले 2-3 साल आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और थोड़ा कभी ड्यूरेशन ऑफ फ्लो ज्यादा हो सकता है, वेरिएशन बहुत हो सकती है, बट इसमें हमको स्ट्रेस नहीं लेना है। वी कैन गो एंड मीट गायनेकोलॉजिस्ट, हम उनसे सलाह ले सकते हैं, मगर पहले 2-3 साल हम एक जो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस होता है, जो ये पूरा ब्रेन से लेके ओवरी तक का कनेक्शन है, उसको मैच्योर होने में लगते हैं। सो पहले 2-3 साल में वेरिएशंस होंगे, हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें बच्चे के हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें बच्चे को पूरा एजुकेट करना है कि व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि बच्चा इमोशनली फिजिकली इस चीज के लिए रेडी है, हमें बच्चे को थोड़ा सा आयरन सप्लीमेंट, थोड़ा मल्टीविटामिन, ये सब देने की जरूरत है। और अब पहले एक टाइम था जब हम कहते थे कि हम बच्चों को हार्मोन्स नहीं दे सकते 18 इयर्स तक, कि उनकी हाइट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अब ये सारे गाइडलाइंस भी रिवाइज हो गए हैं, बिकॉज अब हमने देखा है कि प्यूबर्टी का ऑनसेट अर्ली हो गया है। तो प्यूबर्टी का ऑनसेट कहीं ना कहीं आजकल 10, 10.5, 11, 12 साल तक तो मैक्सिमम सभी लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो जा रहे हैं। तो वहां से आप मान लीजिए और 3 साल, 15 साल तक हमारी फाइनल हाइट आ जाती है, करीब करीब एपिफाइजल क्लोजर हो जाता है, उसके बाद बहुत कम हाइट गेन बचती है। तो उसके बाद अगर आपके पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए कई बार हार्मोनल पिल्स देने पड़ते हैं, तो वो कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते इससे पहले आपका सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया हो, एक बार अल्ट्रासाउंड चेक हो गया हो, एक बार आपका हीमोग्लोबिन लेवल, प्लेटलेट लेवल, कोई कोएगुलोपैथी तो नहीं है, बच्चे में कोई ज्यादा ब्लीड करने की टेंडेंसी तो नहीं है, ये सब चीजें चेक होना, जैसे थायराइड हार्मोन का चेक होना, ये सब चीजें एक बार चेक हो जानी चाहिए कि कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी अलग से ट्रीटमेंट चाहिए। फिर अगर आपको हार्मोनल पिल्स दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे आपका बॉडी उसको मिमिक करेगा और पीरियड्स रेगुलराइज हो जाएंगे। आपको बस बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज वो कह रहे थे कुछ फोड़ा वगैरह हो जाता है, सो इट सीम्स कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन हो रहा है या कुछ एलर्जी हो रही है, तो वो चीज एक बार उनको एग्जामिन करवा के दिखवानी पड़ेगी कि व्हाट इज इट रिलेटेड टू, क्योंकि इसका पीरियड से ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है कि इन्फेक्शन पीरियड से नहीं होने चाहिए, और वो भी बैक में हो रहा है तो मे बी एक बार शुगर्स भी चेक करा ले, एक बार थायराइड चेक करा ले, तो वी विल गेट टू द बेस ऑफ इट कि क्यों ऐसा हो रहा है। और बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखें, ये ना समझाएं कि पीरियड्स है तो रेस्ट करना है,
आप जो सिम्टोमेटिक, अगर आपको पेन है तो आप पेन रिलीफ के लिए ले सकते हैं पैरासिटामोल, बट अदरवाइज फिजिकली अपने आप को एक्टिव भी रखें, उससे आपकी पीरियड ज्यादा अच्छी तरीके से आएंगे, आपका पेन मैनेजमेंट भी बेटर होगा। ठीक है डॉक्टर निधि, बहुत शुक्रिया आपका सकीना जी का सवाल का जवाब देने के लिए। सकीना जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रेखा जी एक कॉलर बनी हुई हैं अभी भी। रेखा जी माफी चाहूंगी आपसे, हमें बीच में ब्रेक लेना पड़ गया था, लेकिन अब आप अपना सवाल डॉक्टर से पूछ सकती है। डॉक्टर मेरी ना 9 ईयर की ग्रैंड डॉटर है। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने कॉलर को बताया था कि हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो 9 ईयर में उसको दिया गया, सारी अल्ट्रासाउंड वगैरह उसकी हुई एक गायनोकोलॉजिस्ट के थ्रू। अब वो 15 साल की है। अब उसको 1 साल में 2 बार, मतलब पिछले साल भी और इस साल भी एक इंजेक्शन दिया गया है, और वो सभी स्कूलों में कंपलसरी हो गया है। हमने प्राइवेट लगवाया था उसको। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब उसकी एक 10 ईयर की एक और सिस्टर है, क्या उसको भी ये इंजेक्शन लगेंगे या इसका क्या फ्यूचर है इस इंजेक्शन का? वैसे उसको सर्कल ठीक है, बच्ची को ना गोल मटोल है, हेल्दी है बच्ची, 10th में पढ़ती है, लेकिन अब उसका सर्कल तो बिल्कुल ठीक है। ये सारा ट्रीटमेंट क्या छोटी बहन को भी देना पड़ेगा? ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर निधि, मैं आपसे इस सवाल का जवाब देना चाहूँगी। देखिए, ये जो इंजेक्शन है इट कुड बी, सबसे पहले जानना पड़ेगा कि व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस, बिकॉज बहुत कॉमनली नाउ वी आर गिविंग सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन टू दीज पेशेंट्स, तो एक सिंगल डोज हम दे रहे हैं। सो अगर उन सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन तो हर लेडी को लेना चाहिए, हर बच्ची को लेना चाहिए फ्रॉम 9 to 26 ईयर्स ऑफ एज, बिकॉज वो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट प्रिवेंशन देता है 80% तक। तो जो डिज़ीज़ हमें पहले एल्डरली लेडीज़ में देखने को मिलता था और उनका इतना मुश्किल हो जाता था, सो दैट कैन बी प्रिवेंटेड। सो मोस्ट लाइकली दैट इंजेक्शन वाज अ सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन, नॉट फॉर एनी हैवी ब्लीडिंग और PCO। ठीक है, और जी उन्होंने साथ में ये भी पूछा था कि उनकी 10 साल की एक और ग्रैंड डॉटर है, उसको भी वो इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं। एज डॉक्टर नीति ने बोला कि 9 to 26 ईयर्स में सबको ये लगना ही चाहिए। हमारे इंडिया में अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छी सी मुहिम भी शुरू करी है कि वो इंजेक्शंस फ्री ऑफ कॉस्ट भी लगा रहे हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल में उन्होंने डाल दिया है। तो ये सबको लगना है, तो उनकी सेकेंड जो ग्रैंड डॉटर है उसको भी ये ज़रूर लगवा लें। ठीक है, वैसे डॉक्टर संगीता, मैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जिन लोगों को नहीं पता खासतौर पर उनके लिए, कि अगर ये वैक्सीन का यूज़ होता है और लोग अपने बच्चों को लगवा रहे हैं, तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। फर्स्ट तो ये जिस चीज़ के लिए बनी है सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, उससे आपको 70 to 80% ये प्रिवेंट कर ही रही है। अगर आप 16 ईयर्स से पहले लगवा रहे हैं तो इसकी 2 डोजेस की ज़रूरत होती है। 16 ईयर्स के बाद अगर आपको ये लग रही है तो इसकी 3 डोजेस आपको लगवानी पड़ती है। इसके और भी बहुत फ़ायदे हैं। ये आपको जेनाइटल वॉर्ड से भी बचाती है, जो आपके एनोरेक्टल कैंसर्स HPV वायरस की वजह से होते हैं, ये उनसे भी आपको प्रिवेंशन देती है। ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, उनसे भी ये प्रिवेंशन देती है, बट उतना अमाउंट में नहीं है, थोड़ा लेस है। वल्वल एंड वजाइनल कैंसर से भी ये प्रिवेंशन देती है। और आजकल हमारे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन हो चुका है। 2/3 ऑफ द सर्वाइकल कैंसर का जो बर्डन है हमारे एशिया का, वो इंडिया के अंदर है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी ये स्टेप उठाया है, और हमें भी ये ज़रूर है कि एटलीस्ट हमारे घर में जो भी फीमेल है, हम सबको ये इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं। डॉक्टर, एज ग्रुप क्या होगी इसके लिए? एज ग्रुप अगर आप 9 to 16 ईयर्स में लगवा रहे हैं तो आपको 2 डोजेज लगवानी है, बट हमारी गवर्नमेंट ने इसको 46 ईयर्स तक वैलिड कर दिया है। तो 16 ईयर्स to 46 ईयर्स की महिलाएं अगर इसको लगवा रही हैं तो उनको 3 डोजेज लगवानी होगी। आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। Sure. ये आपको पिनाइल कैंसर्स, पिनाइल वॉर्ड्स, यानी कि मेल्स के लिए भी ये यूज़फुल है। सो ऐसा नहीं है कि दिस वैक्सीन इज़ ओनली फॉर फीमेल्स, बट मेल्स को भी ये पिनाइल कैंसर्स, पिनाइल वॉर्ड्स, इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करता है। तो एनी हाई रिस्क बिहेवियर, उससे पहले दे शुड बी टेकिंग दिस। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स ने यही सजेस्ट किया है कि अगर आपने अब तक भी ये वैक्सीन यूज़ नहीं की है और नहीं लगवाया है, तो चाहे मेल हो फीमेल हो, ये सबकी सेफ्टी के पर्पज़ से बहुत अच्छा है। और 46 ईयर्स के एज ग्रुप तक आप इसे ले सकते हैं, आप ये वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। फिलहाल मेल्स में ये वैक्सीन सिर्फ 16 ईयर्स तक के लिए लाइसेंस्ड है हमारे इंडिया में। ओके, फीमेल्स के लिए 46 है, मेल्स के लिए 16 ईयर्स तक है। ओके, तो ये करेक्शन है आप लोगों के लिए, और इसे नोट कर लीजिएगा कि अगर आपकी उम्र अभी भी, आपके बच्चों की उम्र अगर 16 साल से नीचे है, तो मेल्स के लिए
उम्र महज 16 साल तक ही है। 16 साल तक के मेल्स को ये वैक्सीनेशन दिया जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर रहे। लेकिन फीमेल्स के लिए ये एज ग्रुप 46 तक लास्ट है फिलहाल। अब इसी को लेकर के मैं थोड़ा सा और डिटेल में डॉक्टर ममता आपसे भी जानना और समझना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि पीसीओडी या पीसीओएस से जो भी महिलाएं जूझ रही होती है उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, कंसीव करने में दिक्कतें होती हैं। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो फिर कई बार मिसकैरेज का खतरा बरकरार रहता है। ऐसे में उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, कितनी बार डॉक्टर्स के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बीच में फॉलोअप्स ड्रॉप कर देती है कई लेडीज? जी। सो इनफर्टिलिटी जिनको मतलब है, इनफर्टिलिटी मीनिंग ये है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। इफ़ आपने 1 साल तक पूरा ट्राई किया तो आपकी ओवुलेशन टाइम के बेसिस पे ट्राई किया। ओवुलेशन टाइम मतलब मोस्टली नॉर्मल पीरियड आपकी 28 डेज या 30 डेज का साइकिल है। ओवुलेशन पीरियड आपकी 8th डे से ट्राई करके 18th डे तक आप ऑल्टरनेट डे ट्राई करेंगे तो हो जाना चाहिए प्रेगनेंसी। 8 मंथ टू 12 मंथ के बीच में हो जाना चाहिए, बट नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर को जाके मिलिए। सो डॉक्टर पहला चीज़ तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा मेडिसिन देते हैं। सो मेडिसिन के माध्यम से भी हम आजकल काफ़ी प्रेगनेंसी जो एग्स आपकी टिपिकली बन रही है और छोटे छोटे होकर बहुत सारे ओवरीज में रह रही है, और जो बड़े नहीं हो रहे हैं या बड़े होते हैं तो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं ओवरी से, उसके लिए मेडिसिन आजकल है। लेकिन आपको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी एग बन भी रही है, मेरी एग रिलीज़ भी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको फॉलोअप की बहुत ज़रूरी है। जितना फ्रिक्वेंटली आपको डॉक्टर बुलाते हैं उतने फ्रिक्वेंटली आपको जाके फिर आपको ट्रीटमेंट उस हिसाब से लेनी है। काफ़ी बार ये हमने देखा है कि एक डॉक्टर को आप मिल रहे हो, 3 महीना हो गया, नहीं प्रेगनेंसी हुआ तो स्विच टू दूसरे डॉक्टर, बट ऐसा नहीं है। मोस्टली आप जब दिखाते हैं तो आप एक बार 3 महीने आप देखिए, लेकिन 3 महीने में आपके कुछ ड्रग्स हो सकता है वो पहले छोटे ड्रग्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर ममता, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुकी है, अंजू जी हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है। अंजू जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मेरी एज 50 इयर्स है और मेरे 2 बच्चे हैं। तो सेकंड चाइल्ड के बर्थ के बाद 38 या 39 में मेरा मेनोपॉज हो गया था। हालांकि उससे पहले मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर रहते थे, बट सडनली 38-39 की एज में मेनोपॉज हो गया। तो करीब 10-11 साल हो गए, 12 साल। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मतलब मुझे कुछ खास प्रिकॉशंस लेने हैं या ये एक नॉर्मल चीज़ है जल्दी मेनोपॉज होना? ठीक है डॉक्टर ममता, मैं आपसे जवाब चाहूँगी। सो मेनोपॉज आपको थोड़ा जल्दी हो गया है। सो इसके लिए पहला चीज़ ये है कि आपकी हार्मोन्स थोड़ी आपकी बॉडी से निकल गई जल्दी। सो आपकी हार्मोन आपकी बहुत सारा अदर चीज़ों के लिए भी प्रोटेक्ट करता है। एक हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, एक आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, एंड आपकी मूड स्विंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको उसके लिए हमेशा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप बताते हैं वो करना ही है। उसके साथ जितनी आप खाना मतलब जितनी कैलोरी का आप खाते थे पहले, उसके 200-300 कैलोरी आपको कम लेना है ताकि आपकी वेट गेन ना हो। एंड मोस्टली वेट गेन हमारी टम्मी के सराउंडिंग होती है। सो इसको आप करिए। एंड ऑल्सो आपको हर साल आपकी लिपिड प्रोफाइल्स एंड शुगर्स ये सारे हर साल टेस्ट कराए, जो ब्लड पूरा सारे टेस्ट हैं। एंड फॉर फीमेल हम कहते हैं कि मोर देन 40 में मामोग्राफी ज़रूर कराए 2-3 साल में एक बार, एंड अल्ट्रासाउंड हर साल कराइए। एंड अनदर थिंग, जो कैल्शियम सप्लीमेंट आप जैसे आपकी बहुत जल्दी आपकी मेनोपॉज हो गई तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी काफ़ी बार हो जाती है, जिसके लिए आपको बोन्स में पेन होती है। तो कैल्शियम सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। और कैल्शियम सप्लीमेंट में काफ़ी लोगों के माइंड में होता है कि मेरी स्टोन्स बन जाएंगी, लेकिन बात यह है कि कैल्शियम आप नहीं लेंगे तो आपको बोन से सारे कैल्शियम निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको कैल्शियम ब्लड टेस्ट में करते हैं, कहते हैं कि अच्छा मेरी कैल्शियम तो नॉर्मल है, पर ब्लड में आपको हमेशा कैल्शियम नॉर्मल आएगा, बोन्स में आपकी कम आएगी। दैट्स वाई कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ एक्सरसाइज है। तो आपकी एक्सरसाइज करने से जो कैल्शियम आपकी बॉडी में और कहीं डिपॉजिट हो रही है वो आपके बोन्स में डिपॉजिट होगा। सो दैट्स वाई दीज आर दी थिंग्स। एक सारे ब्लड टेस्ट करना, अल्ट्रासाउंड करना, मामोग्राफी ब्रेस्ट का करना, एंड आपको डॉक्टर्स को साल में या 2 साल में तो ज़रूर मिलना है। और इफ़ देयर इज़ एनी हिस्ट्री ऑफ कैंसर्स इन फैमिली तो उसको आपको थोड़ा सा फ्रिक्वेंटली विजिट करनी है गायनेकोलॉजिस्ट को। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अंजू जी को अपने सवालों का जवाब मिल चुका होगा। और देखिए डॉक्टर्स जैसे सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप किसी भी बीमारी के लिए अगर आप किसी भी डॉक्टर को विजिट करते हैं तो अचानक से आप जिस तरीके से बार बार डॉक्टर्स चेंज कर देते हैं, हॉस्पिटल्स चेंज कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना कीजिए। पहले अगर आपको कोई भी मेडिसिन दिया जा रहा है, अगर 1 महीने के लिए है तो 1 महीना पूरा पीरियड आप क्रॉस कीजिए, दोबारा फॉलोअप के लिए जाइए। अगर आपको उसके बाद भी कहीं कुछ असर नज़र नहीं आता है, फिर थोड़ा सा गैप देने के बाद आप चाहे तो आप दूसरी जगह स्विच कर सकते हैं, लेकिन ये गलती बीच में मेडिसिन को ड्रॉप करके डॉक्टर्स चेंज करने की मत कीजिएगा, ये आपके लिए और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर
डॉक्टर निधि, मैं अब अगला सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि हमने ये कई बार देखा है, जैसे अभी डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे थे, कॉलर्स भी बार बार ये पूछ रहे हैं कि बच्चों में भी ये समस्या आजकल नॉर्मल हो चुकी है कि इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, वो समझ नहीं पाती है, उसके लिए वो कई ज़्यादा दवाइयाँ भी खा लेती है, डाइट्स में भी चेंज कर देती है। लेकिन एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि मैंने खुद भी अपने सराउंडिंग्स में कई फीमेल से ये सुना है कि अगर उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस है तो योगा करने के सजेशंस दे दिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए सजेशंस दे दिए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो डर होता है कि बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि इस समय में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते, आप बहुत ज़्यादा हैवी कोई सामान उठा नहीं सकते। तो क्या ये मिथ है या फिर वाकई कुछ चीज़ों को इसमें ध्यान रखना चाहिए, और अगर हाँ तो फिर किन चीज़ों का ध्यान एक्सरसाइज करते वक्त रखना चाहिए? So many things. First of all, अब ये एक गाइडलाइंस में हमारे आया है कि आप जब तक एक लड़की 18 इयर्स की नहीं हो जाती, आप उसे पीसीओडी या पीसीओएस लेबल नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव रियलाइज कि इस टर्म के साथ भी एक स्टिग्मा आ रहा है। बच्चों को समझ पूरी आई नहीं होती है और उससे पहले उनको एक लेबल लगा दिया जाता है, जिससे कि वो परेशान होते हैं, कुछ इनकम्प्लीट नॉलेज, कुछ गूगल, और उससे एक डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है डॉक्टर निधि, माफी के साथ यहाँ रोक रही हूँ, आपके लिए कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदु जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर, मेरी बेटी है, उसकी शादी को 2-3 साल हो गए हैं, तो उसको उसने अभी कंसीव नहीं किया। एक्चुअली उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही थी। अब वो डॉक्टर से कंसल्ट करके हेल्दी लाइफस्टाइल उसने शुरू किया है, एक्सरसाइजेज भी शुरू किया है, पर उसका ये निकला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लेवल ये बढ़ा हुआ आया। जैसे 55 होना चाहिए तो उसका 186 समथिंग आया। तो वो कैसे कम मतलब हो सकता है? ये मतलब मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, हालांकि उसे डायबिटीज नहीं है, और मतलब बाकी पीरियड्स लंबे चलते थे, तो अभी वो हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रही हैं, जैसे 3 महीने का हो गया है पिल्स। तो देखिए, जो पीसीओडी पीसीओएस है उसका हमारे उसकी शुरुआती उसमें ही इंसुलिन रेजिस्टेंस है। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पीसीओडी बढ़ता है। तो इसीलिए, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जब लंबे समय के लिए रहेगा तो फिर आपको ब्लड शुगर्स में दिखने लगेगा कि हाँ जी, इनका शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, इनको डायबिटीज हो रहा है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं एक मेन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है जो पीसीओडी बनाती है। आप देखेंगे कोविड के बाद पीसीओडी में एक जंप आया है, क्योंकि कोविड में एक इनएक्टिविटी हो गई, या तो वर्क फ्रॉम होम था, सब कुछ ऑर्डर टू होम था, हमने कहीं लोगों से मिलना सब कुछ अलाउड ही नहीं था। तो उसके बाद एकदम से सारे एडोलेसेंट एज ग्रुप जो अदरवाइज फिजिकली एक्टिव थे, उनको भी पीसीओडी हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो हमारे बॉडी में इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है, फिर जो रिलीज हो रहा है वो भी इतना एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो दैट्स व्हाई देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और वहीं पर हमारा शुगर बढ़ रहा है क्योंकि इतना बॉडी इंसुलिन यूज नहीं कर पा रहा, राइट? तो वो आपकी प्रॉब्लम है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी डॉटर का काफी हाई है, सो हो सकता है उनको आगे चल के डायबिटीज हो, विच इज अ पार्ट ऑफ पीसीओएस। अभी शी नीड्स टू एक्सरसाइज, शी नीड्स टू वर्क ऑन हर डाइट, एंड अगर प्रेगनेंसी को लेके स्ट्रेस हो रहा है तो ये जो हमारे पास 2 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं मेनली पीसीओडी में, इन एडिशन टू द लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। एक होता है जो आपकी पीरियड्स रेगुलराइज करता है, बट वो ट्रीटमेंट आपको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन भी काम करेगा, आप उस पर कंसीव नहीं कर सकते। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो उसका ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि पीसीओडी में प्रॉब्लम यह है कि आपको ओव्यूलेशन नहीं हो रहा, एग नहीं रिलीज हो रहा। सो वी गिव यू स्पेसिफिक मेडिसिन जिससे आपका ओव्यूलेशन हो, और फिर आप एक बार प्रेगनेंसी अचीव कर लेते हैं तो प्रेगनेंसी इटसेल्फ बैक एंड पे पीसीओडी को मैनेज करता है, क्योंकि वो उतने टाइम हमारी ओवरीज रेस्ट पे जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए आई थिंक शी नीड्स टू डिस्कस विद हर डॉक्टर कि भाई मुझे अब प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आफ्टर उनका 3 मंथ्स का कोर्स खत्म हो जाए तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा स्विच करके शी कैन प्लान फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इंदु जी आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर निधि, मैं आपसे उस जवाब को कंप्लीट करना चाहूँगी और उसके बाद मैं बाकी डॉक्टर्स के पास भी जाना चाहूँगी कि क्या स्ट्रेच वर्कआउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं जिन्हें पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या है? एक्सरसाइज जब हम शुरू करते हैं तो इट शुड बी अंडर अ गाइडेंस, ठीक है? तो हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस तो हम हमेशा व्हेन वी बिगिन आवर एक्सरसाइज एंड वी एंड आवर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जरूरी है, सो दैट आपको बाद में वो आफ्टर पेन्स नहीं हो रहे हैं।
दैट्स इम्पॉर्टेंट। वेट्स का थोड़ा सा ये रहता है कि जब बिल्कुल बच्चा ग्रोइंग एज पे है तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि आप हैवी वेट्स ना उठाएं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपकी हाइट को शायद इफेक्ट कर सकते हैं। बट ये जैसे हम ये 2 kg के वेट्स एंड ऑल जो कर रहे हैं, तो दोज आर गुड, एंड दोज आप एक बार 2 kg वेट से शुरू करिए, फिर आप धीरे धीरे इंक्रीज करिए। बट हाँ, 10 साल के 12 साल के बच्चों को तो हम एनकरेज करेंगे कि प्लीज गो आउट एंड प्ले। वो आपको ना कहीं ये फील आएगी कि हमें एक्सरसाइज करना पड़ रहा है बिकॉज यू आर प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स। आपके टिप टू टो हर मसल जो है वो एक्टिव होगा, आपको जो गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। सो एवरीथिंग इन टोटलिटी विल वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ योर हेल्थ, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर मूड, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर पीरियड्स, एवरीथिंग। एंड देन खेलने से अपने आप ही आप जो एक बॉन्डिंग डेवलप होती है, एक हम लाइफ में हम जो सीखते हैं किसी भी स्पोर्ट से, दोज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट कम व्हेन वी एक्सरसाइज अलोन, व्हेन वी डू अ योगा अलोन। अदरवाइज आजकल देखिए योगा तो आपको बताएं हम स्कूल्स में स्टार्ट हो गया है, प्ले स्कूल लेवल्स में भी बच्चे योगा कर रहे हैं। तो इंडिया इज द योगा गुरु, तो वो तो ठीक अप्रोच है, बट ऑब्वियसली द लेवल ऑफ योगा एंड द टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर डिफरेंट। सो दैट्स व्हाई हम अंडर गाइडेंस शुरू करेंगे। योगा कभी भी ऐसे खुद से नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि आपकी एज, आपकी क्या आपकी कोमॉर्बिडिटीज हैं, आपकी क्या हेल्थ स्टेटस है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कस्टमाइज करके आप योगा करेंगे एंड देन यू डू इट रेगुलरली, देन यू टेक द लेवल हायर, तो फिर वो आपके लिए ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस ना करें, जरूर करें, आपकी बॉडी ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगी। ठीक है डॉक्टर निधि, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर संगीता, सवाल मेरा ये भी है कि हमने कई बार ये देखा और सुना है कि जो महिलाएं जब कंसीव कर रही होती हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उन्हें मिसकैरेज का जो डर बना रहता है। ऐसे में जो ऑलरेडी पीसीओएस या पीसीओडी से जूझ रही हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा संभल करके करने की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा उनके लिए ज़रूरी हो जाता है, इस पर भी ज़रा फोकस हम करना चाहेंगे। देखिए, पीसीओडी में कुछ ऐसा नहीं है कि अगर प्रेग्नेंट हो गए हैं तो अबॉर्शन के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बट क्योंकि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसके लिए आपको हार्मोन्स का बैलेंस जब तक नहीं होगा या जब तक आपकी ओवरीज अच्छे से एग प्रोड्यूस नहीं करेंगी, आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं वो इसी के लिए देते हैं, लाइफस्टाइल हो चाहे आपकी डाइट हो, उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस भी हम देते हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी को है या किसी के कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको बैलेंस करने के लिए भी हम मेडिसिन देते हैं, एग फॉर्म करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। तो उसमें पेशेंट को ये ज़रूर याद रखना है कि जो भी मेडिकेशंस दी गई हैं उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओव्यूलेशन के लिए अगर ड्रग्स दी जा रही है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे दी जाती है जो आपके पीरियड्स के टाइम के हिसाब से रिलेटेड होती है। अगर आप वो चीज़ें मिस कर देंगे या फिर आप इंजेक्शंस भी ले रहे हैं ओव्यूलेशन के लिए और बाकी सारा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन बीच में फॉलोअप अगर आपने छोड़ दिया तो वो जो इंजेक्शंस और हार्मोन्स का साइड इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये ड्रग्स बिना साइड इफ़ेक्ट्स के होती हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत है हम ज़रूर देते हैं। तो जब भी आप मिसप्लेस करेंगे अपनी डायग्नोसिस के साथ में, खेलेंगे कि आज मुझे घूमने जाना था तो मैंने इसलिए ड्रग्स नहीं ली या मैंने हाफ ट्रीटमेंट ले लिया है, इस मंथ मेरा मूड चेंज हो गया है, मूड स्विंग की वजह से मैं नेक्स्ट मंथ वापस करूँगी, तो वो इम्बैलेंस भी करेगा आपके हार्मोन्स को, प्लस आपकी प्रेगनेंसी होने में भी दिक्कत आएगी। तो एक रेगुलर फॉलोअप, आपका डाइट कंट्रोल, आपकी रेगुलर एक्सरसाइजेज के अलावा आपको और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बट अपने डॉक्टर में कॉन्फिडेंस रखिए, जिस भी डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कि अगर वो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करिए। बिकॉज आप जहाँ ऊपर नीचे करेंगे ट्रीटमेंट को, क्योंकि ये हार्मोनल पिल्स है, जो इंजेक्शंस दिया जा रहा है वो हार्मोनल इंजेक्शंस है, वो आपकी बॉडी में इम्बैलेंस कर देंगे अगर आप टाइम पीरियड्स फॉलो नहीं करेंगे तो। और अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके बाद में एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही वो आगे बढ़ेगी। पीसीओडी की वजह से आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी प्रेगनेंसीज में, बिकॉज आपकी ओवरीज उस टाइम पे थोड़ी शांत हो गई हैं, रिलैक्स हो गई हैं कि अब उनको एग्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या हार्मोन्स का जो इफेक्ट आएगा वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड आएगा। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉर्मल प्रेगनेंसी ओनली। बट हाँ, उससे पहले आपको पूरा स्ट्रिक्टली अपनी डाइट, एक्सरसाइज प्लस डॉक्टर ट्रीटमेंट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको प्लेस नहीं कर सकते कि आज 3rd डे बोला था मेडिसिन लेने के लिए तो आप 5th डे ले रहे हैं या आप भूल गए हैं, बिकॉज हार्मोनल पिल्स है, वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वो आपको मेंटेन करना होगा। कैन आई ऐड समथिंग? जैसे कि मैम ने बताया कि यस डेफिनेटली जब प्रेगनेंसी हो जाती है उसके पहले का जो ट्रीटमेंट है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपने ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं लिया और इंसुलिन रेजिस्टेंस अभी भी बनी हो, यू मे कंसीव एंड दैट टाइम रिस्क ऑफ मिस्ड अबॉर्शन,
हाई बर्थ वेट, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, IUGR ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बेबीज़, ये बहुत कॉमन होता है। तो इसमें हम मेटफॉर्मिन ऐड कर देते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, जो पेशेंट को कंटिन्यू करना होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंड दैट हेल्प्स मेटाबॉलिकली टू प्रिवेंट मिस्ड अबॉर्शंस। ठीक है, लेकिन डॉक्टर नीति, जैसा आपने और डॉक्टर संगीता या डॉक्टर ममता ने भी इस बात का बार बार जिक्र किया है कि कई ऐसी फीमेल्स हैं जो कि फॉलोअप लेना डॉक्टर्स के पास से छोड़ देती हैं। ऐसे केसेस में उनके लिए क्या वो सिचुएशन हो सकती है, और साथ ही साथ वो फीमेल्स जो डॉक्टर के पास जाती नहीं है, या तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के साथ में चली जाती हैं, वो एक अलग केस हो जाता है। कुछ लोग जो घर पर यूट्यूब वगैरह देख करके और वो खुद अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, और वो कब एक डेडलाइन हमारे लिए हो जाती है कि अब आपको डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सो हेयर आई वांट टू एम्फोसाइज कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, आपको लेट आ रहे हैं, तो आप वेट मत करिए 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का। बिकॉज अगर आपको PCOD है और आपको पीरियड्स लेट हो रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उसमें चेंजेस आने लग जाते हैं और आगे चल के इसमें कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप का शरीर हैवी है, अगर आप लाइक BMI हाई है, वेट हाई है आपका, और आपको PCOD भी है, एंड इफ़ यू आर नॉट विजिटिंग योर डॉक्टर, आपका शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं, आपको रिस्क रह सकता है टाइप 2 डायबिटीज़ का, विच कैन अफेक्ट ओवरऑल सिस्टम ऑफ योर्स। तो नंबर 1, जैसे ही आपको डिलेड पीरियड्स हो, आपका वजन बढ़ रहा है, आप ये क्लिनिकल सिम्टम्स देखते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहले वो आपका ओवरऑल हिस्ट्री लेंगे, आपको असेस करेंगे, आपका BMI चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे, आपकी शुगर लेवल्स देखेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आपकी लिपिड प्रोफाइल देखेंगे, एंड अगर इसमें कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है उसको देयर एंड देन ट्रीट किया जाता है। अदरवाइज एवरी 1 to 3 years आपको अपनी डॉक्टर से मिलना चाहिए। और कोई भी ऐसा सिम्टम होता है लाइक डिलेड पीरियड्स और आपका वज़न ज़्यादा होता है या लिपिड प्रोफाइल डीरेंज होती है, तो आपको एवरी 6 months अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर ममता, क्योंकि हमने देखिए अभी तक जितनी कन्वर्सेशन हुई उसमें एक पॉइंट ऐसा भी है, जब आप सभी ने ये बताया है कि वेट मैनेजमेंट भी बहुत मैटर करता है और आपका डाइट मैटर करता है, लेकिन क्या सिर्फ वेट बढ़ता चला जाता है ऐसे केसेस में, या वेट घटता भी जाता है, और ये किन केसेस में होता है? सो देयर आर 2 टाइप ऑफ PCOD, बट मोस्टली वेट बढ़ने वाली PCOD है ज़्यादा, और कम जो पतले होते हैं उनकी PCOD कम मात्रा में होती है। जो वेट बढ़ने वाली PCOD है उसमें हमारी एस्ट्रोजन लेवल्स ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनकी वेट गेन होती है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से उनको वेट गेन होती है। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे सबने बताया वो है। उसके साथ 1.5 महीना 1.5 month से ज़्यादा हो गया, आपकी पीरियड बंद हो गई है, तो आपको डॉक्टर के पास मिल के मेडिसिन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्रेन को ही समझ में नहीं आएगा कि मुझे नेक्स्ट पीरियड कब करना है। आप बाई चांस 3 महीना या 6 महीने का गैप रख दिए तो आपको खुद को ही नहीं समझ में आएगा आपकी ब्रेन को कि कब मुझे हार्मोन्स रिलीज़ करना है। सो इसलिए आपको 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं वेट करना चाहिए। उसके साथ आपको जैसे पतले होते हैं जिनको PCOD होती है, उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होती है, काफ़ी बार हमें लाइफस्टाइल उनको लगता है कि हमें एक्सरसाइज क्यों चाहिए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हम तो पतले हैं ही, तो उनके लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी है। एंड उनके लिए खाने में मतलब जो हम खाना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिसाब से कहते हैं उसको मॉडिफाई करके हम देते हैं, जिसमें उनकी वेट गेन थोड़ा हो। एंड काफ़ी लोग जो पतले होते हैं उनकी देखिए आप 2 ही डाइट होती है, एक ब्रेकफास्ट ब्रंच होती है जो ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में होती है, एंड एक डिनर होती है, बीच में कुछ भी खाना नहीं होता, तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए उनको PCOD होती है। जो मोटे होते हैं उनकी मात्रा खाने में मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा होती है, प्रोटीन्स की कम होती है, तो उनको हम प्रोटीन डाइट ज़्यादा देते हैं, और उसी हिसाब से हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके दोनों को ट्रीट करते हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर ममता, इस बीच में जैसे कई बार हम भी सुनते हैं कि कुछ ऐसी फीमेल्स होती है जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे जिनके साथ इरेगुलर पीरियड्स की दिक्कत होती है, उनके साथ भी ये समस्या बहुत ज़्यादा हमने भी देखी है कि वो इस हद तक उन्हें पेन होता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। बहुत सी फीमेल्स को इंजेक्शन लेना पड़ जाता है, या फिर कई फीमेल्स बेहोश तक हो जाती हैं, उन्हें वॉमिट शुरू हो जाते हैं। तो ये किस केसेस में होता है और उन लोगों को क्या करना चाहिए ऐसे में? सो PCOD में काफ़ी बार ऐसा नहीं है कि पेन होता है जब पीरियड आता है, जो 2-3 महीने के गैप में जो पीरियड आता है तभी हो सकता है यूट्रस की लाइनिंग काफ़ी ज़्यादा हो, तभी आपको हैवी पीरियड होता है, तो उसमें हैवी आपको पेन होता है। बट अदरवाइज PCOD के साथ रिलेटेड नहीं है, और एक डिजीज़ भी है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें आपकी यूट्रस की लाइनिंग थोड़े बहुत
पेट में डली होती है, जो कि जैसे आपके पीरियड नीचे भी यूट्रस की लाइनिंग से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसे ही पेट में थोड़ा ब्लीडिंग होती है, उसको एंडोमेट्रोसिस कहते हैं, जिसमें सीवियर पेन होती है, जिनको टिपिकली इंजेक्शंस लेनी पड़ती है। उनके लिए एंडोमेट्रोसिस हम डायग्नोस करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराते हैं। काफ़ी बार एंडोमेट्रोसिस अल्ट्रासाउंड में दिखता भी नहीं है, बट सिम्टोमेटिक हमें ट्रीट करनी पड़ती है। काफ़ी बार एंडोमेट्रोसिस में बड़े बड़े सिस्ट भी हो जाते हैं ओवरी में, जिसको हम भी उसी हिसाब से ट्रीट करते हैं। ठीक है। सो नहीं तो काफ़ी बार विटामिन डेफिशिएंसी से फिर काफ़ी लोगों को पेन होती है, जिसमें हम विटामिन D3, मैग्नीशियम, ये सारे थोड़ा सा मल्टीविटामिन भी पीरियड के दौरान के लिए ऐड करते हैं। 2-3 महीना देते हैं तो दे बिकम बेटर। ठीक है, तो डॉक्टर नीति हमारे साथ जुड़ी हुई थी, डॉक्टर संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी थी, डॉक्टर ममता पटनायक जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और डॉक्टर निधि अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप सभी डॉक्टर्स का हमें समय देने के लिए बहुत धन्यवाद है। और साथ ही मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूँगी कि आज के इस प्रोग्राम में जो कंक्लूजन हमें मिलता है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ध्यान आपको आपकी लाइफस्टाइल पर देना चाहिए। अगर आपका लाइफस्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में, हेल्दी वे में, अगर आप हेल्दी डाइट कंज्यूम करते हैं तो आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप एक्सरसाइज हर रोज़ ज़रूर कीजिए, इसे अपनी डाइट के साथ हर रोज़ के लिए आप शामिल कर लीजिए और उसके बाद आप चेंजेस खुद भी देख पाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन फिर अगले सैटरडे और संडे हेल्दी इंडिया दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक आप देख पाएंगे और जुड़ पाएंगे हमारे साथ एक नए टॉपिक के साथ में। फिलहाल इसी के साथ आज के इस बुलेटिन और इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।